हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम के आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था एफसीसी स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो फोर्थ बची है और लास्ट है वो है एचसीपी स्ट्रक्चर। फुल फॉर्म है इसकी भी बताते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। अब पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, किस तरह की इसकी शेप होती है, क्या होता है इसमें। पहले लिख लेते हैं इसमें कि इन एचसीपी स्ट्रक्चर देयर इज वन एटम each at all corners of unit cell comma one atom at the center of each hexagonal face one atom at the center of each hexagonal face and three more atoms between the cell या inside the cell and three more atoms inside the cell। अब ये जो चीज़ लिखी है इसको पहले डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से क्या करना है हमें। देखिए शेप बनाते हैं पहले इसकी। एक एक एटम तो कहाँ रहने का बोल रहा है ये, कॉर्नर्स पे। ऊपर जो ये हेक्सागोनल सरफेस है उसके 6 कॉर्नर है, उनके सब पे एक एक एटम। अब सेम जो ये नीचे है वही ऊपर होगी। छः और 6 12 12 एटम्स तो कॉर्नर्स पे हो गए। फिर इसने बोला एक एक एटम, ये जो हेक्सागोनल सरफेस है इनके मिड में एक ये रहा और एक ये रहा, और 3 एटम्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिल्कुल बीच में। किसके, इस यूनिट सेल के। तो बिल्कुल बीचों बीच देख लीजिए, एक यहाँ होता है और एक यहाँ, इस तरह से, मतलब इनके मिड में होते हैं। ये इनकी शेप होती है ये इसकी कि 6 कॉर्नर्स पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 2 इधर मिड में, और 3 जो है वो बिल्कुल क्यूबिक, एक क्यूबिक बोल रही हूँ, हेक्सागोनल एक शेप को इमेजिन करो, 1 2 3 4 5 6, उसके बीच में 1 2 3 एटम्स इस तरह से सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पे पूरी बात हो गई। टोटल 6 6 12 13 14 15 16 17, मतलब 17 एटम्स होते हैं। 6 हेक्सागोनल सरफेसेस के कॉर्नर पे, 6 नीचे वाली हेक्सागोनल सरफेस के कॉर्नर पे, 2 इन दोनों के मिड में, और 3 जो है उस यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में। अब इसमें अपन को क्या करना है, अब देखिए इन एचसीपी स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ा था हमने, जब पढ़ा था सेल के बारे में, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है या कम होती है, कुछ भी हो सकती है, पर A और B के बराबर नहीं होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग बात कर लें कि ये दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने A है,
इसकी जो चौड़ाई वाली चीज़ जो देखेंगे वो मान लेंगे हम लोग जैसे बी है, चौड़ाई मान लीजिए जैसे 3 शेप्स रहती है ना, ए बराबर तो बी है, अगर इसको ए मानेंगे तो ये भी ए ही होगा, बी तो बात नहीं मत करो तुम, ये बी मानोगे तो बी बराबर तो ए है ना, और ये वाली जो चीज़ है ये पूरी की पूरी है सी, तो हाफ की बात करेंगे तो c/2 हो जाएगी, वो तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि c/a जो होता है इसका रेशो √8/3 होता है, ये प्रूफ करो, कई बार आता है ये, तो HCP शेप के लिए आता है ये। अब इसमें देखिए क्योंकि इसमें a बराबर b है तो a रख देंगे, और c जो है वो हाइट है वो अलग है, तो c बराबर a की वैल्यू √8/3 आती है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो देखो ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, ये सारे के सारे यहाँ पे सारे के सारे 60 डिग्री एंगल्स पे जुड़े हुए हैं, ये क्योंकि टोटल तो 120 है, हाफ की लाइन जाएगी 60 60 60, यानी कि एक तरह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनना चाहिए ये वाली शेप। ये पॉइंट दे दिया A, ये पॉइंट दे दिया B, ये पॉइंट दे दिया C। ये सरफेस एक तरह से आप यहाँ देख रहे हो ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये वाली फेस ऐसे है और एक ये वाली ऊपर, इस पर इस वाले से पॉइंट से यहाँ पर एक अपन लोग क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं F। ये सरफेस ऐसे है, ये कहीं इधर की तरफ होगा पीछे की तरफ, ये कहीं आगे यहाँ पे है, ये F वाला पॉइंट जो है इसमें टच नहीं कर रहा, ये वाले जो है ये तो है प्लेन के इधर, A वाला पॉइंट है ये तो मान लिया इधर है कहीं, ये वाला कहीं यहाँ है, इससे इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे सीधा। ये पॉइंट ले लिया हमने D, इसको मिला दिया यहाँ से, क्योंकि सरफेस है ऐसे 90 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल तो हो गया कितना 90 डिग्री, इससे इसको मिला दो। तो एक चीज़ देखो, ये पूरा एंगल 60 का, ये पूरा एंगल 60 का, तो ये इतना सा कितना क्या हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। ये वाला यहाँ पे टच करेगा, ये भी क्या देखो आपको बना रहे हो ना शेप, तो ये आपको लग रहा होगा ये छोटा और ये बड़ा, पर नहीं, ये बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, ये वाला है बिल्कुल बीचों बीच, सरफेस के बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ पे ये वाली एंगल, ये डिस्टेंस पूरी a है, तो ये वाली हो जाएगी a/2। कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, ये a/2। इसको पॉइंट दे देते हैं हम लोग E वाला, ये यहाँ तक 90 डिग्री जा रहा था, ये भी 90 डिग्री हो गया। ट्राइंगल लेते हैं अपन लोग पहले DBE, छोटा सा ट्राइंगल, जिसको अपन अलग कर लेते हैं इस तरह से, ताकि आप अलग से समझ पाओ। ये 30 डिग्री, ये a/2, हम लोग इसे BD की वैल्यू निकालेंगे। दोबारा देख लेना, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा D, ये परपेंडिकुलर आगे यहाँ तक भी जाएगा, इस B पॉइंट से D को मिलाने वाली लाइन जो है वो बिल्कुल कहाँ रहेगी, इसके बीचों बीच रहेगी, क्योंकि क्या कर रहा है ये AE जो है इसको भी आधा कर रहा है, यानी A से तो इसका एंगल 60 डिग्री का है पूरा का पूरा, पर हाफ कर देंगे तो 30 डिग्री का हो जाएगा। ये वाली शेप है, छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसको हम बना लेंगे। तो यहाँ से हाइपोटेनस और बेस में जो रिलेशन होता है वो होता है cos 30, बेस BE, हाइपोटेनस BD, cos 30 √3/2, BE a/2, BD, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD की वैल्यू आ गई यहाँ से a/√3। अब लेंगे ट्राइंगल ये वाला BDF, ये वाला। नाउ इन ट्राइंगल BDF शेप बना लो चाहे, ये कहा था कि इस तरह से कोई है, परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री एंगल, ये निकाल लिया अपन ने a/√3, F से इस पे परपेंडिकुलर खींचा, F मिड पॉइंट है, पूरी की पूरी डिस्टेंस ये पूरी हाइट है वो C है, तो आधी कितनी रह जाएगी c/2, और दो एटम्स के बीच में अगर इस हाइट को छोड़ दें तो दो एटम्स के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होती है वो सारी क्या है, यहाँ देख, यहाँ ये सिर्फ हाइट है, ये सारी A है, तो ये दोनों के बीच की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। क्या हो जाएगी, A। आप इसको ऐसे मत सोचिएगा कि
ये वाला जो पॉइंट है ये मिल रहा है, तो ये वाला ये ए नहीं, ये कहीं आगे पीछे शिफ्ट कर लो चाहे इसको आप, पर ये इसको टच नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बीच की सीधी डिस्टेंस है ये। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इस तरह से सीधी डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पर करिए हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि बी एफ का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर a बाई रूट 3 का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर c बाई 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 3 प्लस c स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे शिफ्ट करो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई 4, 2a स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई 4। यहाँ से इधर ले चलो, आगे कर लेना, आप तो जगह नहीं है तो a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर 3/8, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर उल्टा कर दो 8/3, c अपॉन a क्या हो जाएगा √8/3। पहला तो ये प्रूफ आता है, इसमें पहला प्रूफ आ गया यहाँ से। तो ये वाला चीज अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि c/a इक्वल्स टू √8/3 होता है किसमें, HCP में, वो चीज हमें प्रूफ करनी होती है। तो ये तो अपनी हो गई यहाँ पे प्रूफ। अब जैसे अपन ने BCC FCC वगैरह में किया था, नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें निकाली थी, वही सब चीज़ें हम लोग अब इसमें निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये A और C क्या है, A है, C है, लैटिस वेक्टर्स हैं, और C जो है हाइट ऑफ द यूनिट सेल है। लिख लेना यहाँ पे, यहीं पर ही लिख लेना, चाहे काट देना इसको पूरे को, इतना तो लिख ही दिया आपने। डायग्राम बने रहने देते हैं, क्योंकि डायग्राम की तो जरूरत पड़ती रहेगी, इसको शेप को बने रहने देते हैं। तो अपन ने क्या निकाल लिया, c/a इक्वल्स टू √8/3 निकाल लिया। इसमें अपन को क्या लिखना है, हेयर CA इक्वल्स टू क्या है हमारे लैटिस वेक्टर्स, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C लिखते हैं ना, पर अपन C और A से दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C इक्वल्स टू हाइट ऑफ द यूनिट सेल, हो गया। अब अपन लोग एक एक चीज निकालते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो इसकी बात करो, ये अपनी ही सरफेस के 6 इनको टच कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 इसको टच कर रहा है, 3 इनको 6 और 3 9, और जो प्लेन ऐसा है वही का वही ऊपर ऐसा होगा 3 इनको, तो 6 ये 3 ये और 3 ये, टोटल हो गए 12। तो लिख लेंगे 12 होता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP इज 12। और याद हो तो 12 ही किसका था, FCC का था। SC का कितना था, 6 था। BCC का कितना था, 8 था। आगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इसमें देखिए बराबर करके यहीं पे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 ही नीचे 12, टोटल है अपने पास 12 आइटम। हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 का होगा। मतलब जैसे कि कमरे में था ना, एक बॉल को रखने के लिए 1/8 भाग था, इसमें ये वाला हिस्सा 1/6 है, इसके ऐसे 6 कमरे बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तब जाके पार पड़ेगी। तो वही वाली बात 1/6 प्लस ये एक स्पेस पे एक बॉल रखी हुई है, आधा यहाँ पे आधा नीचे, तो इसको कवर करने के लिए 2 कमरे चाहिए, इसको कवर करने के लिए 2 कमरे चाहिए। तो 2 को कवर करने के लिए क्या मतलब इसका कि एक ये वाला और एक ये वाला, इसका एक कमरे में कंट्रीब्यूशन आधे का, क्योंकि इसको कवर करने के लिए 2 कमरे चाहिए, इसको कवर करने के लिए 2 कमरे चाहिए, तो एक का कंट्रीब्यूशन हाफ का, टोटल कितने हैं 2। ये तीनों जो है वो सेल के अंदर ही है, तो इनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा 2 + 1 + 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, सॉरी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना, 6। अगला
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका वॉल्यूम वैसे नहीं निकलेगा ए क्यूब वाले तरीके से, क्योंकि ये क्यूब नहीं है। वी, वी होगा, वॉल्यूम होता है बेस का जो एरिया है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल से मिलके बना है, और सारे के सारे 6 ट्राइंगल्स कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू एरिया ऑफ, क्योंकि 6 है इसीलिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंटू हाइट क्या है? सी। अब 6 इंटू 1/2 इंटू बेस ए, ये तो हाफ है, ये पूरा ए, इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू देखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे आप इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख लो या तो, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस हो गया ए ये, और हाइट क्या है इसकी? ए ई। अब ए ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को, इंटू सी। अब इधर आ जाओ, ट्राइंगल पे चलो, ये ए, ये मिड में 90 डिग्री वाला एंगल ई, ये बी, ये पूरा का पूरा देखे तो 60 डिग्री। ये बी ई की वैल्यू दे रखी है a/2, tan 60 डिग्री। बेस a/2, पीले बेटा पीले, परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस क्या है? a/2 √3 ए ई अपॉन a/2, ए ई की वैल्यू √3/2 इंटू ए। इससे ए ई की वैल्यू यानी हाइट जो है वो क्या आ गई? √3/2 इंटू ए। तो रख दो, वैल्यू रखो क्या आई? 6 से ये कट किया, 2 कट किया 3, 3 √3/2 a² c। ये किसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास? HCP में यूनिट सेल का वॉल्यूम V = 3 √3/2 a² c। इसका दूसरा भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग देखो C अपॉन A की वैल्यू क्या है? √8/3, तो C² अपॉन A² क्या होगा? 8/3। इससे किसकी वैल्यू है? तो C अपॉन A, C की वैल्यू रख दो √8/3 इंटू A। दोनों तरह से आंसर निकाल सकते हो, √8/3 इंटू A। कट करो, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ आ जाते हैं, ऊपर का बिठा देते हैं। √8 को क्या लिखते हैं? 2√2, √3 A, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया 3√2 a³। दोनों ही वॉल्यूम किसके हैं? यूनिट सेल के वॉल्यूम हैं। अगला लैटिस कांस्टेंट। देखो, इसकी ये वाली शेप लेके चलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ऊपर ले लो चाहे नीचे वाला कोई भी, इसके किनारों पे जो एटम होते हैं ना, ये एक दूसरे को से टच करते हैं। ये किनारे की जो डिस्टेंस है वो a है, और दो एटम्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो होती है r और r, 2r।
तो इस डायग्राम से देख लेंगे। फ्रॉम दिस डायग्राम टू आर इक्वल्स टू ए, टू आर इज इक्वल्स टू ए, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, लेटेस्ट कांस्टेंट ए की वैल्यू। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी हो तो आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2। अब अगला हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इक्वल्स टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 6, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से कट करो इसको, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 पाई आर क्यूब। आर क्या था, a/2 क्यूब, 8 पाई a क्यूब बाई 8, वैल्यू क्या आ गई, पाई a क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब निकालेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो आप देखोगे इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो एफसीसी की तरह 74% ही आएगा। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अभी निकाला पाई ए क्यूब, इसकी वैल्यू निकाली 3√2 a क्यूब, वैल्यू क्या रह गई, पाई बाई रूट 3√2, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, 0.74 परसेंटेज में निकाला 74%, जो कि किसके बराबर है, एफसीसी के ही बराबर है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक बचा है एचसीपी का, वो बचा है हमारा फंडामेंटल वेक्टर्स। अब बचा है इसमें फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल। सबसे पहले इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं, वही बनेगा तो वही हेक्सागन ही। ठीक है, और 3 एटम क्या थे इसमें, बीच में थे, एक ये रहा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से थे। अब इसके अपन लोग 3 एक्सिस लेते हैं, सीधा लेना बिल्कुल है ना, एक यहाँ पे भी था, एक एटम यहाँ पे भी था। ये वाला एक्सिस है जेड एक्सिस, देखो बिल्कुल सीधा लेना, इस तरह से सीधा, इधर टेढ़ा मेढ़ा मत लेना, एक्सिस हमेशा सीधी होती है। ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये प्लेन के कहीं यहाँ ऐसे, तो ये इस चीज को दिखा रही है ऐसे, तो इसीलिए इसको दिखाते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ होगा बी वाला अपना वेक्टर, यहाँ होगा सी वाला वेक्टर अपना, और यहाँ कहीं अपना होगा ए वाला वेक्टर। अब यहाँ से यहाँ पूरा एंगल तो पूरा ये वाली चीज
60 होती है, तो ये क्या रह गया 30। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द डायग्राम, आप इसको कर लेना कवर। पहले हम लोग लिखते हैं वेक्टर बी, वाई डायरेक्शन में वेक्टर बी, बी जे कैप, बट ए इक्वल्स टू तो बी है, तो यहां क्या आ गया ए जे कैप। वेक्टर सी तो वही है सी के कैप, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर ए की। जब हम सोचते हैं कि कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो उसके अपन लोग दोनों कंपोनेंट लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। तो ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला, इसके कंपोनेंट एक तो इस दिशा में जाएगा, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इसके दोनों कंपोनेंट लो, पहले एक्स डायरेक्शन में लो इसके कंपोनेंट, और एक्स ही ऐसा नहीं है कि नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, नहीं, ये ऐसे है प्लेन के बाहर, पॉजिटिव ही एक्स ही है। तो ए कॉस 30 डिग्री आई कैप, और नेगेटिव में जा रहा है माइनस ए साइन 30 डिग्री जे कैप, क्योंकि कंपोनेंट लेकर ही करा जाता है। जब कोई वेक्टर इस तरह से टेढ़ा मेरा किसी एंगल पे हो, 90 पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे 90 डिग्री के लिए, अपन लोग पढ़ते भी है ना, पहले वेक्टर पढ़े हुए होंगे ना, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू निकालते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इस तरह से उनका सम क्या होगा जब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो। तो वेक्टर निकालने का भी यही तरीका होता है कि कोई भी वेक्टर जब तिरछा हो, किसी एंगल पे हो, तो उनके कंपोनेंट ले लिए जाते हैं। कंपोनेंट ले लिए, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए √3/2 आई कैप माइनस a/2 जे कैप। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ गई, a/2 कॉमन लो, √3 आई कैप माइनस जे कैप। ये हमारे पास तीनों कंपोनेंट आ गए, तीनों क्या आ गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल। बी का तो ए जे कैप ही रहेगा, सी का सी के कैप हो जाएगा, और वेक्टर ए जो है उसका a cos 30 माइनस a sin 30, यानी कि a/2 √3 आई कैप माइनस जे कैप। और याद रहे तो ठीक, नहीं तो निकाल सकते हो, और आपको याद तो रखना भी क्यों है, रखे रहे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तो डेरिवेशन आएंगे सारे। हाँ, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हो तो बेस्ट है। हाँ, इसके बाद ये क्या है, फंडामेंटल वेक्टर्स हैं, ये और ये, चाहे तो संग में लिख लेना, वेक्टर a/2 √3 आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी a जे कैप, वेक्टर सी के कैप। These are fundamental vectors of HCP primitive cell। अब क्या करते हैं, इसका लास्ट जो पार्ट है वो है वॉल्यूम बताना, इसका वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। देखिएगा कितना आता है, पता भी होगा फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। छोटी मोटी चीजें तो अपनी 11th 12th में पढ़ के आते हैं, वही चीजें यहाँ पे रिपीट होती है। वॉल्यूम ऑफ ओमेगा से दिखाते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर ए डॉट a/2 √3 आई कैप माइनस जे कैप, डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ए जे कैप क्रॉस सी के कैप, a/2 √3 आई कैप माइनस जे कैप, डॉट जे क्रॉस के आई, ए सी आई कैप, आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, a² c/2 इंटू √3, वैल्यू क्या आ गई, √3/2 a² c। और अगर यहां से हम लोग c की वैल्यू भी रख दें तो यही आ गई इसकी वैल्यू। यहां से अगर अपन c/a की वैल्यू रख दें √8/3 तो क्या आएगा, √3 से √3 कट करो, 2√2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √2 a², a³ सॉरी, यहाँ a आएगा ना, यहाँ पर भी a आएगा और यहाँ पर
ए क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, अब मतलब प्रिमिटिव सेल जो है उसका वॉल्यूम क्या आ गया, रूट ए क्यूब। और लास्ट इसका जो पार्ट है वो है इसके एग्जाम्पल, और इसमें जो HCP स्ट्रक्चर रखते हैं उनके एग्जाम्पल होंगे मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम एसेट्रा। मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम एसेट्रा। तो हमारा यहाँ पे HCP तक कंप्लीट हो गया है। और देखा जाए तो आपकी जो बुक है उसमें 8 चैप्टर्स हैं और दो 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 करके 4 यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, 4 यूनिट में 8 चैप्टर्स हैं, 2 एक में 2 एक में 2 एक में 2 एक में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के 1 यूनिट है, जिसमें से अपना फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया है, यानी कि आधी यूनिट कवर हो गई है फर्स्ट यूनिट। अब आधी यूनिट बची है जिसमें सारा का सारा यूज इन्हीं चीज़ों का लिया जाने वाला है। अभी तक आपने सिंपल लैटिस वेक्टर्स वगैरह पढ़ लिए, बाद में अब आके जाके आप रेसिप्रोकल लैटिस वगैरह पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।